दोस्तों डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर फिर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों मास हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज हम फिर भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे कि जो हमारा भारतीय इतिहास की हम बात कर रहे थे कि भारतीय इतिहास में अपन ने पढ़ लिया था कि जो गांधीवाद युग चल रहा था उस गांधीवाद युग में हम क्या करेंगे आगे आज हमारी बातें। इस गांधीवाद युग से पहले अपन ने नेहरू रिपोर्ट की बात की थी। इस गांधीवाद युग में अपन ने एक बात की थी तो उसी के साथ में आपका आ जाएगा कौन सा, तो नेहरू रिपोर्ट अपन ने बात की और साइमन कमीशन। क्योंकि जो साइमन कमीशन था ये साइमन कमीशन भारत में इसलिए गठित किया गया था कि जो भारत में एक आपका 1909 का जो अधिनियम आया था उस 1909 के अधिनियम को आपका एक संवैधानिक आयोग के रूप में इसको गठित किया गया था। यानी जो 1909 का जो अधिनियम बनाया गया था ये 1909 का अधिनियम इसकी जांच और समीक्षा के लिए आपका जो संवैधानिक आयोग था वो आपका कौन सा था, साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन आपका आता है लेकिन इसमें कोई भी आपका भारतीय सदस्य ना होने के कारण इसका संपूर्ण भारत में क्या होने लग गया, विरोध। अब संपूर्ण भारत में इसका विरोध होने लग गया किसका, साइमन कमीशन का। तो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था और इसमें आपका मुस्लिम लीग था, आपका हिंदू महासभा थी, आपका फिक्की था, इसी के साथ में आपका तेज बहादुर सप्रू था। इन्होंने इस मुस्लिम जो आपका साइमन कमीशन था इस साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार करने का कार्य किया। लेकिन कुछ जो व्यक्ति या कुछ जो आपका संस्था थी उन्होंने इस साइमन कमीशन का क्या किया था, समर्थन। जिसमें हम बात करते हैं कि मुस्लिम लीग का जो द्वितीय गुट था उसने इस साइमन कमीशन की बात की यानी समर्थन की बात रखते हैं। इसी के साथ में आपका जो मद्रास की आपकी जस्टिस पार्टी थी उसने आपका यहाँ पर सहयोग करने की बात करती है। आपका पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी थी उसने सहयोग करने की बात करती है। लेकिन जो आपका दलित मजदूर संघ था जो आपके बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था वो बी आर अम्बेडकर का जो दलित वर्ग मजदूर संघ था उसने भी आपका साइमन कमीशन का क्या किया था, समर्थन। इसमें अपन ने बातें की थी कि जो साइमन कमीशन है ये भारत में आपका कितनी बार आया था, तो भारत में कितनी बार आया, 2 बार। अब भारत में 2 बार ही जो आ रहा था कौन, साइमन कमीशन। इस साइमन कमीशन में भारत में 2 बार आता तो पहला ये फरवरी आपका 1928 में, यानी पहली बार जो आपका साइमन कमीशन है ये फरवरी 1928 में आता है। और इसी के साथ हमने बात की थी कि द्वितीय बार ये कब आता है, तो द्वितीय बार ये आपका आ रहा है तो आपका अक्टूबर 1928 अप्रैल 1929 के मध्य। तो साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया था और इसने कहा कि जो आपका 1919 का जो अधिनियम है उस 1919 के अधिनियम की ये क्या है, समीक्षा या जांच के लिए आया था। तो ये जो साइमन कमीशन, इसी के साथ अपन ने पढ़ा था नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट भी आपकी गठित की गई थी क्योंकि इसमें भारत में नेहरू रिपोर्ट के लिए आपके 29 जो मौलिक अधिकार रखे जाते हैं उस 29 में से जब आपका भारत में संविधान लागू हुआ था उसमें 10 मौलिक अधिकारों को क्या किया गया था, लागू। जिसमें आपका उच्चतम न्यायालय था, आपका संघ लोक सेवा आयोग था और संघ लोक सेवा आयोग के साथ में आपकी महिलाओं के लिए यानी रक्षा उनकी समानता के लिए जो कार्य थे उनको रखा गया था। इसे नेहरू रिपोर्ट का आपका इसमें विरोध इसलिए विरोध हुआ था कि जो मुस्लिम वर्ग के लिए आपका सामाजिक और धार्मिक संरक्षण के हित की बात रखता है कौन, नेहरू रिपोर्ट। इसी को लेकर आपके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस या आपका सुभाष चंद्र बोस ने इसका क्या किया, विरोध। और विरोध करते हैं इसलिए इसको हम बात की थी। इसी के साथ आज हमारा एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है आपका सविनय विज्ञान आंदोलन। तो सविनय विज्ञान आंदोलन जो आपका रखा गया था जो भारत में चलाया गया था ये सविनय विज्ञान आंदोलन आपका भारत में प्रथम बार यानी इसका सुझाव आपका सितंबर 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उस कांग्रेस अधिवेशन में इसके लिए आपका एक सुझाव दिया जाता है। और वो सुझाव दिया जाता है तो आपका कब है, क्योंकि जो खिलाफत आंदोलन भारत में चल रहा था उस खिलाफत आंदोलन को लेकर आपका सितंबर 1920 में आपका कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होता है यानी लाला लाजपत राय कलकत्ता में इस अधिवेशन की क्या की थी, अध्यक्षता। उस अधिवेशन में जो आपका सविनय विज्ञान आंदोलन है और एक आपका असहयोग आंदोलन है प्रारंभ करने का सुझाव दिया गया था। अब ये बातें जो हमारी असहयोग या आपका सविनय विज्ञान आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था तो इस सविनय विज्ञान आंदोलन की क्या क्या मोस्टली बातें हैं। इस सविनय विज्ञान आंदोलन में हम देखते हैं कि जो मोस्टली बात थी तो कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन होता है और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है वो आपका कहां पर होता है, लाहौर में। और लाहौर अधिवेशन होता है वो आपका कब होता है तो 1929। तो 1929 में कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन होता है। इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में आपके एक सविनय विज्ञान आंदोलन का क्या रखते हैं इसमें प्रस्ताव। तो लाहौर अधिवेशन की हम बात करें तो ये लाहौर अधिवेशन आपका कब होता है तो आपका 1929 में। इस 29
1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, इस लाहौर अधिवेशन में आपकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो उस कांग्रेस अधिवेशन की आपकी अध्यक्षता करने वाले थे और वो व्यक्ति था आपका जवाहरलाल नेहरू। तो इसकी अध्यक्षता की हम बात करते हैं कि इस समय आपका अध्यक्षता किया किसने था? तो अध्यक्षता करने वाला आपका कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के समय आपका 1929 में आपका कौन सा अधिवेशन किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन आपका किया जाता है तो वो किया किसके नेतृत्व में जाता है? तो आपका जवाहरलाल नेहरू। इसमें था कि 1928 में जो कांग्रेस का था, 1928 में जो कांग्रेस का लक्ष्य था, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जो कलकत्ता विशेष अधिवेशन में हमने बात की थी, उसके लिए एक समीक्षा रखी जाती है। और वो कब रखी जाती है? तो आपका 1929। तो कलकत्ता अधिवेशन में जो कांग्रेस ने रखा कि इस भारत को, हमारे को पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव रखा जाता है, और पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को आपका 1929 में हम क्या करते हैं? स्वीकार। तो ये बातें थी, तो ये समय सीमा इसकी रखी गई थी 31 दिसंबर 1929। तो 31 दिसंबर 1929 को आपके इसकी समय सीमा रखी जाती है किसकी? पूर्ण स्वराज्य की। तो पूर्ण स्वराज्य की हम बात करते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की आपकी समय सीमा यदि भी पहुंचता है तो समय सीमा इसकी रखते हैं कब है? 31 अक्टूबर 1929 की। 31 अक्टूबर 1929 को तक यदि भारत को पूर्ण साम्राज्य या पूर्ण स्वराज्य प्राप्त नहीं होगा तो हम कौन सा आंदोलन प्रारंभ करेंगे? तो वो आंदोलन आपका प्रारंभ होने वाला कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत आपका बहुत यानी यानी क्रांतिकारी आंदोलन, यानी इसमें राष्ट्रीय भावना के कार्य किए जाते हैं, जिसमें ये देखा गया था कि भारत में आपका क्या क्या कार्य किया था। तो इसका 31 दिसंबर 1929 को ये आपका लाहौर अधिवेशन जो समाप्त हो जाता है कब? 31 अक्टूबर 1929 को। तो 31 अक्टूबर 1929 को जो लाहौर अधिवेशन में जो आपका पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी जाती है, वो आपका ब्रिटिश सरकार की जो समय सीमा थी वो आपका कब समाप्त हो जाती है? तो 31 अक्टूबर 1929 को। इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो मैंने कहा था कि इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो आपका जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू ने इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और उन्होंने जो आपका रखा कि प्रथम बार पूर्ण स्वराज्य की मांग। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि भारत में पूर्ण स्वराज्य की मांग, तो भारत में पूर्ण स्वराज्य की मांग आपकी पहली बार कब रखी गई थी? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग आपके भारत में रखी जाती है तो कब रखी जाती है? तो आपका 31 अक्टूबर 1929 में। यानी प्रत्येक 26 जनवरी को, यानी प्रत्येक 26 जनवरी को हम एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाएंगे। यानी ये प्रक्रिया आपकी लगती है और ये प्रक्रिया आपकी होती है कब है? तो 26 जनवरी को। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक 26 जनवरी को, यानी प्रत्येक 26 जनवरी को, प्रत्येक 26 जनवरी जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाएंगे। तो स्वतंत्रता दिवस आपका भारत में पहली बार कब बनाया जाता है? तो भारत में ये स्वतंत्रता दिवस है आपका 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था। अब 26 जनवरी 1930 को जो आपका भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है, और वो बनाया जाता है आपका 1930 में। क्वेश्चन आ जाए कि किस नदी के किनारे? तो ये स्वतंत्रता दिवस आपका रावी नदी के किनारे। कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे। अब रावी नदी के किनारे ये आपका स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है और इसको आपका अध्यक्षता करने वाले उस समय कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो आपका जो आधुनिक भारत की हम बात करते हैं, तो आधुनिक भारत में आपका पहली बार जो आपका स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था, वो स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था आपका कब है? 26 जनवरी 1930 को। अब 26 जनवरी 1930 को जो आपका स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था, जो आपके संविधान लागू होता है, तो संविधान आपका 25 जनवरी 1950 में जब आपके संविधान को रखा जाता है, यानी उसको अंगीकृत अधिकार और आपका किया जाता है, अधिनियमित है, उस समय आपका 26 जनवरी एक गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया गया। और 15 अगस्त 1947 को जब आपका भारत आजाद हुआ, तो उस 15 अगस्त 1947 को तो हम बनाते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में, और आज हम जो आपका 26 जनवरी होता है उसको हम बनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। तो ये जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव था, ये आपका 1929 के जो लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, क्योंकि 1928 के अंदर जो कांग्रेस का जो आपका अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन, उस कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार यदि हमारी मांगे 31 अक्टूबर 1929 तक यदि पूर्ण नहीं करती है, तो इस भारत में हम एक पूर्ण स्वराज्य की मांग रखेंगे और पूर्ण स्वराज्य हमारा दिवस बनाया जाएगा। और पूर्ण स्वराज्य दिवस में आपका 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे आपका स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। अब स्वतंत्रता दिवस हमारा बनाया गया, तो स्वतंत्रता दिवस आपका कब बनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। तो इस अधिवेशन के तहत आपके कुछ थे, तो यहीं पर आपका जो था एक व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम था खान अब्दुल गफार खान। तो ये खान अब्दुल गफार खान कौन? खान अब्दुल गफार खान ने यहाँ पर कांग्रेस की क्या लेते हैं? अध्यक्षता। तो खान अब्दुल गफार खान, इन्होंने अब्दुल
गफ्फार खान ने कांग्रेस की कह ली सदस्यता। तो ये कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं कौन? तो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान आपके इसी समय कांग्रेस की अध्यक्षता लेते हैं, यानी कांग्रेस की सदस्यता बनता है, और कांग्रेस के सदस्य बनकर इन्होंने कांग्रेस के समर्पित कार्य किया। जो ये आपकी भारतीय सविनय अभिज्ञान आंदोलन की, इस सविनय अभिज्ञान आंदोलन में 11 सूत्री मांगों का काम किया गया था। तो 11 सूत्री मांगे आपके भारत में इसकी सविनय अभिज्ञान आंदोलन के तहत आपकी कौन कौन सी रखी गई थी? तो आपका यहाँ पर कौन कौन सी रखी गई थी उसमें हम बात करते हैं कि जो 11 सूत्री मांगे थी, कितनी? 11 सूत्री मांगे। इस 11 सूत्री मांगे में आपका इस सविनय अभिज्ञान आंदोलन के तहत जो आपका रखा गया था उसमें आपकी क्या क्या थी? उसमें आपकी ये थी कि जो सैन्य खर्च व प्रशासनिक खर्च पर हम क्या देंगे? बल। तो पहला इनका था कि जो आपका सैन्य खर्च था, कौन सा? सैन्य खर्च। तो इस सैन्य खर्च वह प्रशासनिक के खर्च पर, प्रशासनिक खर्च पर, तो सैन्य बल व प्रशासनिक के खर्च पर हम क्या देंगे? बल। तो ये बात की किसमें? पहला आपका जो 11 सूत्री मांगों में रखा गया था, उस 11 सूत्री मांगों में हमने कौन सा रखा? तो आपका सैन्य खर्च और आपका कौन सा? प्रशासनिक खर्च। तो प्रशासनिक खर्च और सैन्य खर्च पर इन्होंने 50% की क्या रखी थी? कटौती। तो इन्होंने कहा कि हम इस सैन्य खर्च और आपका जो प्रशासनिक खर्च है उसको हम कितना परसेंट कटौती करेंगे? तो वो आपका करते हैं कितना? 50%। इसी के साथ हम बात करते हैं कि दूसरा इसमें क्या था कि वो था कि जो सभी राजनीतिक इकाइयां, सभी राजनीतिक इकाइयां, तो सभी राजनीतिक इकाइयां आपका सहयोग करेंगे। तो दूसरा इसमें क्या था कि सभी राजनीतिक इकाइयां, सभी राजनीतिक इकाई, तो सभी राजनीतिक इकाइयों की इसमें बात की गई। तो किस में बात की गई? तो आपका सविनय अभिज्ञ जो आंदोलन हुआ था, उस सविनय अभिज्ञ आंदोलन के तहत आपका एक 11 सूत्री मांगे होती हैं। उस 11 सूत्री मांगों में जो आपका द्वितीय जो बिंदु था वो क्या था? आपका सभी राजनीतिक इकाइयां। तीसरा था कि भारतीयों के लिए आत्मरक्षा की हम क्या करेंगे इसमें बात। तो तीसरा इसमें था कि भारतीयों के लिए आत्मरक्षा की यदि बात करते हैं, यानी भारतीय आत्मरक्षा के हम क्या देंगे? बल। तो भारतीय आत्मरक्षा पर क्या देंगे यहाँ पर? बल। ये बात भी आपके किस में रखी जाती है? तो 11 सूत्री मांगों में। तो आत्मरक्षा थी, आपका सभी राजनीतिक इकाइयां थी, आपका सैन्य खर्च और प्रशासनिक खर्च की बात करते हैं। इसी के साथ पूर्ण आपका क्या करेंगे? शराबबंदी। तो चौथा इसमें था कि हम पूर्ण शराबबंदी पर क्या देंगे? बल। तो पूर्ण शराबबंदी पर किसने बल दिया? तो आपका असहयोग आंदोलन ने। और इसी के साथ आपका जो नशीली दवाएं थी, नशीली दवा, इस नशीली दवाओं पर भी हम क्या लगाएंगे? दवाओं पर भी प्रतिबंध। तो नशीली दवाओं पर प्रतिबंध और आपका किस पर? तो आपका पूर्ण शराबबंदी की भी बात रखते हैं। अब पूर्ण शराबबंदी की बात के साथ में आपका एक बिंदु अगला जुड़ता है कि असहयोग आंदोलन जो वो सविनय अभिज्ञान आंदोलन जो भारत में चलता है, उस समय उन्होंने क्या किया कि जो आपकी लगान लगाई जाती थी, यानी भारत में जो लगान व्यवस्था थी, उस लगान व्यवस्था को भी इन्होंने 50% कटौती की बात करते हैं। तो लगान व्यवस्था आपकी, तो लगान को 50% कटौती की बात की गई। तो किसके अंदर तहत की गई? तो आपका असहयोग वो सॉरी सविनय विज्ञान आंदोलन। तो सविनय विज्ञान आंदोलन के तहत जो आपका मोस्टली सैन्य खर्च था, आपका प्रशासनिक खर्च था, सभी राजनीतिक इकाइयां थी, और सभी राजनीतिक इकाइयों के साथ भारतीय आत्मरक्षा था, पूर्ण शराबबंदी थी, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध था, और लगान में 50% की कटौती की। अब लगान में 50% की कटौती करते हैं, यहीं पर आपका एक बिंदु जुड़ता था, और वो बिंदु आपका जुड़ता था कौन सा? नमक कर समाप्त। तो नमक कर समाप्त करने का कार्य करते हैं। तो इसमें किसमें करते हैं? तो आपका है। तो यही यहाँ पर एक जुड़ जाएगा कि जो नमक पर आपका कर था, तो नमक कर समाप्त। अब नमक कर समाप्त करने की बात रखते हैं किसमें? सविनय विज्ञान आंदोलन के 11 सूत्री मांग में। इसी के साथ उन्होंने बात किया था कि जो तटीय यातायात था, तटीय यातायात, उसके लिए कुछ आप क्या बनाओ? नियम। तो तटीय यातायात के लिए वो नियम की बात रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो तटीय यातायात था, कौन सा? तटीय यातायात। तो इस तटीय यातायात के साथ, तटीय यातायात में, तो तटीय यातायात के लिए कुछ प्रतिबंध की बात करता है। तो कुछ प्रतिबंध, तो कुछ प्रतिबंध की बात करते हैं। तो तटीय यातायात के लिए तो आपका होता है किसमें? तो आपका सविनय विज्ञान आंदोलन। तो सविनय विज्ञान आंदोलन में आपका तटीय जो कुछ प्रतिबंध होते हैं यातायात के लिए, वो किया जाता है। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो डाक आरक्षण विधेयक पर जो कार्य किया गया था, उसकी बात करते हैं। तो अगला आपका कौन सा था इसमें? डाक आरक्षण विधेयक पर बल, आरक्षण विधेयक पर बल। तो डाक आरक्षण विधेयक पर हम यहाँ क्या देते हैं? बल। तो विधेयक पर बल, तो डाक आरक्षण विधेयक पर बल दिया जाता है। तो किस में दिया जाता है? तो आपका सविनय विज्ञान आंदोलन के तहत। अब सविनय विज्ञान आंदोलन के तहत दिया जाता है। यहीं पर आपका सीआईडी का सार्वजनिक क्या होना चाहिए? नियंत्रण। तो सीआईडी का सार्वजनिक नियंत्रण की बात करते हैं। तो आपका किसमें? इसमें सीआईडी का
सार्वजनिक नियंत्रण। तो सीआईडी का सार्वजनिक नियंत्रण की बात करते हैं तो किस में करते हैं, तो आपका असहयोग आंदोलन। तो सीआईडी का सार्वजनिक नियंत्रण की बात करते हैं और सार्वजनिक नियंत्रण की बात करते हैं तो आपका किस में करते हैं, तो आपका किस में, सविनय अभिज्ञ आंदोलन। तो जो आपके महत्वपूर्ण जो तटीय यातायात था आपका कौन सा था, तो डाक आरक्षण विधेयक पर बल दिया गया कि इस डाक आरक्षण विधेयक में जो भी आपकी त्रुटियां उसको कम करने का प्रयास करें। इसी के साथ में आपका कौन सा था कि जो आपकी सीआईडी थी उसको सार्वजनिक नियंत्रण किया जाए। इसी के साथ हम बात करते हैं कि विदेशी वस्त्रों पर जो आयात पर प्रतिबंध लगाया गया कि इस विदेशी वस्त्रों पर आप क्या लगाओ, आयात पर प्रतिबंध। तो विदेशी वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध की बात करते हैं तो किसमें करते हैं, तो आपका सविनय अभिज्ञ आंदोलन। तो विदेशी वस्त्रों के आयात पर क्या होना चाहिए, प्रतिबंध। तो विदेशी वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध की बात करते हैं तो आपका किसमें करते हैं, तो आपका आयात पर प्रतिबंध। तो ये बातें आपकी थी तो किसमें थी, तो आपका टोटल किसमें था, सविनय अभिज्ञ आंदोलन। और सविनय अभिज्ञ आंदोलन में आपके विदेशी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये चीजें जो आपके मोस्टली क्या किया यहाँ पर फैक्ट करते हैं। तो इसमें अपन ने देखा कि जो आपका सविनय अभिज्ञ आंदोलन था, कौन सा, सविनय अभिज्ञ आंदोलन। इस सविनय अभिज्ञ आंदोलन की जो मुख्य जो मांगे थी, जो 11 सूत्री मांगे थी, इन 11 सूत्री मांगों में आपका क्या क्या था, तो 11 सूत्री मांगों में आपका पहला था कि कौन सा, सैन्य खर्च और प्रशासनिक खर्च पर क्या होना चाहिए, 50% की कटौती। दूसरा इसमें था कि जो आपका सैन्य खर्च के साथ जब भी जितनी भी आपकी राजनीतिक इकाइयां थी उन राजनीतिक इकाइयों को, यानी जो राजनीतिक इकाइयां थी ये सभी राजनीतिक जो आपकी रिहाई, यानी जितने भी राजनीतिक जो इकाई थी इनसे संबंधित जो भी आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी आपके क्रांतिकारी थे, या जो भी आपका प्रमुख व्यक्ति था, उन सभी को आप क्या करो, रिहा, यानी उनकी रिहाई के लिए इसमें क्या रखी, मांग। इसकी रिहाई के साथ में हम बात करते हैं कि जो आपका अगला था कि जो भारतीय आत्मरक्षा पर इसमें क्या किया दिया बल, कि जो भारतीयों की आत्मरक्षा है उस पर भी आप क्या दो बल। इसमें अगला था कि आपका पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, किसमें कहा गया, तो सविनय अभिज्ञ आंदोलन की 11 सूत्री मांग में। एक आपका यहाँ पर था कौन सा, नस्ली दवाओं पर प्रतिबंध। तो नस्ली दवाओं पर प्रतिबंध पर भी ये बात करता है तो आपका कौन करता है, सविनय अभिज्ञ आंदोलन। अगला इसमें था कि जो लगान आपकी 50%, यानी जो लगान आपकी लगाई जाती थी उस लगान में आपका 50% क्या होना चाहिए, कटौती। अब 50% कटौती वो करेंगे तो जो आपके किसान वर्ग था, जो आपका मजदूर वर्ग था, उनको आय पर क्या नहीं होगा, ज्यादा बाहर, तो ज्यादा बाहर नहीं होगा। तो ये बात ही आपके किस में रखी जाती है, तो आपका सविनय अभिज्ञ आंदोलन। और सविनय अभिज्ञ आंदोलन के साथ में यहाँ पर एक आपका था क्या, नमक, कौन सा, नमक। इससे नमक पर आपका टैक्स लिया जाता था। तो इस सविनय अभिज्ञ आंदोलन में कहा गया कि आप इस नमक कर पर, इस नमक कर पर, इस नमक कर पर आप है ना जो क्या करो, टैक्स को समाप्त करो। तो इस नमक कर पर टैक्स को समाप्त किया जाता है। अगला जो आपका था तटीय, यानी जो यातायात था उस पर आपका क्या होना चाहिए, कुछ प्रतिबंध, जिससे किसी भी प्रकार की इस भारतीय जो आपके मजदूर थे, या भारतीय जो आपके व्यापारी थे, या भारतीय जो कोई भी किसान था, उसको इस तटीय क्षेत्र में यातायात करने के लिए कोई भी प्रकार की दुविधा ना हो। तो ये आपका किस में रखा गया था, सविनय अभिज्ञ आंदोलन। इसी के साथ अपन ने बात की थी कि जो डाक आरक्षण विधेयक पर यह क्या दिया जाता है, बल। इसी के साथ में आपका कौन सा था, सीआईडी का जो सार्वजनिक नियंत्रण किया गया कि इस सीआईडी पर किसी भी प्रकार का उसका सार्वजनिक नियंत्रण नहीं है, और उसके सार्वजनिक नियंत्रण पर हम क्या देंगे, बल। अगला आपका था कि जो विदेशी वस्त्रों के आयात पर जो क्या दिया गया था, इसमें प्रतिबंध। तो ये 11 जो सूत्री मांगे थी इसकी अपन ने क्या की है, बात है। तो 11 सूत्री में 10 का एक था और एक आपका कहां पर जोड़ दिया था मैंने, तो चौथे के साथ। तो चतुर्थ के साथ अपन ने जाना कि पूर्ण शराबबंदी के साथ में आपका एक कौन सा था, नस्ली दवाओं का प्रतिबंध। अब नस्ली दवाओं पर प्रतिबंध हो गया तो अगला हमारा होता है कि जो भारत में असहयोग वो सविनय अभिज्ञ आंदोलन चलाया जा रहा था। तो सविनय अभिज्ञ आंदोलन में गांधी जी ने इरविन के सामने कुछ मांगे रखी, लेकिन आपका जो इरविन था, वायसराय इरविन, उस वायसराय इरविन ने इनकी मांगों को अस्वीकार कर देते हैं। अब मांगों को अस्वीकार कर देते हैं तो यहाँ आपका यहाँ होता है कि उस समय आपका वायसराय कौन था, तो वायसराय उस समय हमारे कौन थे, लॉर्ड इरविन। अब लॉर्ड इरविन ने क्या किया कि जो गांधी जी के द्वारा जो मांगे रखी गई थी, यानी जो सविनय अभिज्ञ आंदोलन के जो मांगे रखी गई थी, उनको आपका ये क्या करते हैं, अस्वीकार। तो इरविन ने इन 11 मांगों को, यानी जो गांधी जी की मांगे थी कौन सी, सविनय अभिज्ञ आंदोलन में गांधी जी की जो 11 सूत्री मांगे थी, कौन सी 11 सूत्री मांगे, इन मांगों को वो क्या करता है, आपका अस्वीकार। तो गांधी जी का जो इन मांगों को अस्वीकार करता है तो आपका कौन करता है, तो आपका लॉर्ड
इरविन। इससे लॉर्ड इरविन के बारे में कहा जाता है कि जो आपका संसद भवन था इसकी नींव रखने वाले भी आपके कौन थे? लॉर्ड इरविन। इससे लॉर्ड इरविन के ने तो भारतीय संसद की नींव रखी थी, लेकिन इसमें पहला आदमी रहने वाला यानी पहला आपका वाइसराय निवास करने वाला वो आपका कौन था? यानी उस राष्ट्रपति भवन में पहला व्यक्ति जो रहने वाला कौन था? तो आपका लॉर्ड लुटविन। तो आपका 1931 में लॉर्ड लुटविन इसमें रहते हैं, लेकिन इस समय आपका कौन था? वाइसराय जो। अब ये आपका यहीं पर गांधी जी की जो मांगे हैं स्वीकार की जाती हैं, तो अस्वीकार करने के कारण कि गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी। किसने कहा? गांधी जी ने, कि मैंने सरकार से रोटी मांगी लेकिन बदले में मेरे को कुछ भी नहीं मिला। तो सरकार से कि मैंने रोटी मांगी, रोटी मांगी लेकिन लेकिन बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला, ये बात आपका कौन कहता है? तो आपका महात्मा गांधी। तो बदले में मेरे को कुछ नहीं मिला, तो मेरे को कुछ नहीं मिला, तो ये बात करने वाला आपका कौन था? तो महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी ने सभी के आंदोलन के तहत जो ये 11 मांगे आपकी रखी गई थी उन 11 मांगों को अस्वीकार कर देता है। और 11 मांगे अस्वीकार करने के लिए आपका जो लॉर्ड इरविन था उस लॉर्ड इरविन ने आपका क्या किया था? तो आपका 11 मांगे स्वीकार। अब 11 मांगे स्वीकार करते हैं, तो अस्वीकार करते ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बातें। अब जो आपका लॉर्ड इरविन था, इस लॉर्ड इरविन ने क्या किया कि जो आपके महात्मा गांधी थे, इस महात्मा गांधी के बारे में ये कह दिया कि मैं आपकी मांगों को स्वीकार नहीं करूंगा और मांगे स्वीकार नहीं करूंगा। तो इसी के साथ मैंने रोटी मांगी लेकिन बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो बदले में कुछ नहीं मिला यानी जो इंतजार की घड़ियां थी वो अब क्या हो गई? समाप्त। तो महात्मा गांधी कहता है कि जो अब इंतजार की घड़ियां थी, क्या? जो अब इंतजार की घड़ियां थी उनसे इंतजार की घड़ियां अब क्या हो गई? समाप्त। तो इंतजार की घड़ियां, इंतजार की घड़ियां अब क्या हो गई? समाप्त। तो अब समाप्त की बात करता है तो आपका कौन करता है? तो महात्मा गांधी। तो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई, ये बात करने वाला आपका कौन था? महात्मा गांधी। तो जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम क्या कर रहे थे? बात, जिसमें अपन ने कहा कि जो गांधी जी थे आपके कौन? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने कहा कि जो 11 सूत्री मांगे अपन ने लॉर्ड इरविन के समय यानी उस ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो मांगे रखी गई थी उन मांगों को हमने क्या किया है? अस्वीकार। तो अस्वीकार आपका करने वाला कौन था? तो आपका वाइसराय इरविन। ये वाइसराय इरविन वही व्यक्ति था जिन्होंने साइमन कमीशन के तहत इस भारत में, साइमन कमीशन के तहत इस भारत में आपका कोई भी भारतीय सदस्य नहीं बनाता है और उसका भी भारत में क्या किया गया था? विरोध। तो इस इरविन ने ये देखा कि यदि इस भारतीय सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा तो कोई भी भारतीय सदस्य इसमें तर्क रखेगा, अपना विचार रखेगा, अपने भाव रखेगा और तरह के विचार और भाव रखेगा, तो उस प्रक्रिया में आपका कार्य रुकावट में आ सकता है। तो इसीलिए आपके इरविन की एक ही भावना थी कि इस भारतीय आयोग में यानी इस संवैधानिक आयोग में किसी भी भारतीय को हमें नहीं रखेंगे। तो ये बातें आपका कर कौन रहा था? तो लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के समक्ष आपके महात्मा गांधी ने उसके समक्ष से अपनी मांगे रखते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की इन मांगों को अस्वीकार किया जाता है। अब महात्मा गांधी की इन मांगों को अस्वीकार किया जाता है, तो महात्मा गांधी ने एक कथन कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी लेकिन बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला या बदले में मुझे पत्थर मिला। ये बातें कहने वाला कौन था? और यहीं पर महात्मा गांधी कह देते हैं कि आप इंतजार की घड़ियां क्या हो गई? समाप्त। इसी के साथ अपन बात करते हैं कि फरवरी 1930 में आपका जो साबरमती आश्रम था उसमें कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक होती है। यानी फरवरी 1930 में आपका कांग्रेस की, यहीं पर मैं लिखता हूं कि फरवरी 1930 में, तो फरवरी 1930 की बात थी, फरवरी 1930। तो फरवरी 1930 में आपकी एक बात थी और वो बात थी आपके कहां पर? साबरमती आश्रम। अब साबरमती आश्रम में, साबरमती आश्रम, तो इस साबरमती आश्रम में आपका एक कांग्रेस की, साबरमती आश्रम में, तो साबरमती आश्रम में आपके कांग्रेस की, आपकी कांग्रेस साबरमती आश्रम, इस साबरमती आश्रम में कांग्रेस की एक कार्यकारिणी बैठकें होती है। तो कांग्रेस की जो कार्यकारिणी बैठक होती है, कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक, कार्यकारिणी, अब ये कांग्रेस की जो कार्यकारिणी बैठक होती है वो आपकी कब होती है? तो फरवरी तो 30 में। और वो होती है कहां पर है? तो आपका साबरमती आश्रम।
साबरमती आश्रम दोस्तों वही था जिसमें आपके मगनलाल गांधी का संबंध रहा था। इस मगनलाल गांधी का जो साबरमती आश्रम के बारे में कहा जाता है कि मगनलाल गांधी की आत्मा और हृदय थी। तो इस साबरमती आश्रम में आपके कांग्रेस की एक कार्यकारिणी बैठक की स्थापना की जाती है और इस कार्यकारिणी बैठक के साथ में ये कहा गया कि जो आपका गांधी और सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो इस साबरमती आश्रम में यह कहा गया कि कांग्रेस के द्वारा कि महात्मा गांधी को कि आप एक सविनय अभिज्ञ आंदोलन शुरू करने की बात रखो। तो सविनय अभिज्ञ आंदोलन आपका शुरू करने की बात करता है तो कौन करता है? तो आपका महात्मा गांधी। यहां पर गांधी जी को नेतृत्व दिया। तो गांधी जी को नेतृत्व मिलता है कि नेतृत्व मिलता है तो इसमें कहा गया कि गांधी जी को नेतृत्व मिलता है और इसमें कहा कि आप सविनय अभिज्ञ आंदोलन शुरू करो। तो सविनय अभिज्ञ आंदोलन आपका शुरू किया जाता है और सविनय अभिज्ञ आंदोलन आपका शुरू होगा तो वो आपका शुरू होगा किससे? दांडी मार्च से। तो सविनय अभिज्ञ आंदोलन शुरू करने का यहाँ पर क्या देते हैं? करने का सुझाव कौन देता है? तो ये आपके कांग्रेस कार्यकारिणी समिति। अब कांग्रेस कार्यकारिणी समिति यहाँ पर सुझाव दे देती है और वो बात आपकी कब की थी? तो आपका 1930 में 1930 में जो आपका कांग्रेस कार्यकारिणी की जो कमेटी थी वो आपका बैठक होती है और वो बैठक होती है आपके साबरमती आश्रम में। अब साबरमती आश्रम में ये बैठक हो जाती है। कांग्रेस ने कह दिया कि महात्मा गांधी को कि आप इस साबरमती आश्रम से इस भारत में एक सविनय आंदोलन प्रारंभ करो। तो भारत में सविनय आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो आपका पैक्ट होता है तो आपका दांडी मार्च थे। तो ये आपका दांडी मार्च थे यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रारंभ। तो हमारा यहाँ पर जुड़ जाता है कि कौन सा? दांडी मार्च। तो दांडी मार्च की हम बात करते हैं कि भारत में जो आपका दांडी मार्च होता है इसी दांडी मार्च से इसी दांडी मार्च से आपका भारत में सविनय अभिज्ञ आंदोलन की क्या हो जाती है? शुरुआत। तो सविनय अभिज्ञ आंदोलन आपका दांडी मार्च से ही प्रारंभ हो जाता है और दांडी मार्च की घटना थी वो समय था आपका 12 मार्च 1930। तो 12 मार्च 1930 को आपके दांडी मार्च का समय था। तो यहीं पर आ जाता है कि जो आपका समय इसका तो समय की मैं बात करता हूं तो इसका समय आपका कौन सा था? तो 12 मार्च 1930। तो 12 मार्च 1930 को आपका दांडी मार्च क्या हो जाता है? शुरू। अब गांधी जी ने देखा कि मैं इस 12 मार्च 1930 से एक भारत में आपका जो कार्य करूंगा या आपका मार्च निकालूंगा और वो मार्च आपका किस में होगा? तो वो मार्च होगा आपका किस में? तो सविनय अभिज्ञ आंदोलन के तहत जो इन्होंने दांडी मार्च से प्रारंभ किया और दांडी मार्च से वो करते हैं 12 मार्च 1930 को। इसी में जो आपका स्थान था और वो स्थान था आपका कौन सा? दांडी। तो स्थान की बात करते हैं तो स्थान आपका कौन सा था? दांडी। कौन सा? दांडी। दांडी था और या उसे कहते हो आप नवसारी। तो नवसारी जिला था और नवसारी जिला। अब नवसारी जिला आपका पड़ता कहाँ पर है? तो गुजरात। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात। तो इस गुजरात से आपका दांडी मार्च का प्रारंभ करता है और दांडी मार्च का प्रारंभ के साथ में ये उन्होंने कहा कि अपने अनुयायी 78 अनुयायी के साथ में किसने? महात्मा गांधी ने। तो ये प्रारंभ करते हैं तो यहीं से आपका साबरमती आश्रम होता है। कहाँ से? साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम से आपका ये आपका आश्रम छोड़ते हैं और ये आश्रम में तभी प्रण लेते हैं कि जब तक मैं मेरे कार्य में सफल नहीं होऊंगा जब तक मैं इस साबरमती आश्रम में नहीं आऊंगा। ये बात आपकी कब कही गई थी? जो जब आपका महात्मा गांधी दांडी मार्च के लिए निकलते हैं और दांडी मार्च के लिए निकलते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि इनके अनुयायी कितने थे? तो अनुयायी में यदि बात करते हैं तो इनके अनुयायी कितने थे? 78 अनुयायी। तो 78 अनुयायियों के साथ ये दांडी मार्च के लिए क्या हो जाते हैं? प्रारंभ। अब दांडी मार्च के लिए साथ में प्रारंभ हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन आपका था कि दांडी मार्च जब आपका किया जाता है उस समय आपके राजस्थान का कौन सा व्यक्ति जिन्होंने आपके दांडी मार्च से संबंध किया था? और वो व्यक्ति था आपके नारायण दत्त। कि नारायण दत्त ने दांडी मार्च का संबंध में आपके महात्मा गांधी के अनुयायी बनते हैं और महात्मा गांधी के अनुयायी बनते हैं तो आपका इसमें संबंध होता है कि कौन सा? राजस्थान। तो राजस्थान से इसमें जुड़ने वाला आपका व्यक्ति कौन था? और वो व्यक्ति आपका कौन था? नारायण दत्त। क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च था उस दांडी मार्च में राजस्थान से आपके दांडी मार्च में जाने वाला या जुड़ने वाला व्यक्ति आपका कौन था? तो वो व्यक्ति आपका कौन था? नारायण दत्त। इसी के साथ में आपका कौन था? तो इसके साथ में आपका जुड़ने वाला व्यक्ति वो था मदनलाल चतुर्वेदी। तो मदनलाल चतुर्वेदी आपका किससे जुड़ने वाला? तो राजस्थान से। तो राजस्थान से आपका जुड़ने वाला मदनलाल चतुर्वेदी। तो राजस्थान से जुड़ने वाला एक व्यक्ति और था और वो व्यक्ति कौन था? तो आपका मदनलाल चतुर्वेदी। तो ये मदनलाल चतुर्वेदी और आपका नारायण लाल दत्त ने इस दांडी आंदोलन में जुड़ने का कार्य किया था क्योंकि महात्मा गांधी की जो 11 सूत्री मांगे थी उनको अस्वीकार किया जाता है और अस्वीकार करने के कारण उन्होंने आपका दांडी मार्च के कार्य को
प्रारंभ किया और वो तिथि थी आपकी 12 मार्च 1930। क्वेश्चन आ जाए कि ये दांडी मार्च आपका पड़ता कहाँ है, तो ये आपका था दांडी, और दांडी में आपका कौन सा जिला आ जाएगा, तो नवसारी जिला, और ये पड़ता कहाँ पर है आपका गुजरात। तो गुजरात में आपके इन्होंने 78 अनुयायियों के साथ इस मार्च का आंदोलन यानी इस मार्च का नेतृत्व करते हैं, और उसमें जुड़ने वाला आपका व्यक्ति राजस्थान से कौन कौन थे, तो आपका नारायण दत्ता और आपका कौन था, मदन लाल चतुर्वेदी। तो मदन लाल चतुर्वेदी और नारायण दत्त तो जुड़ते हैं, लेकिन एक आपका व्यक्ति और जुड़ता है बाद में जाकर, तो वो व्यक्ति आपका राजस्थान का तीसरा था, और वो तीसरा व्यक्ति आपके राजस्थान का था, वो था आपका सुल्तान सिंह। तो 3 व्यक्ति आपके दांडी मार्च से जुड़ते हैं। तो राजस्थान से आपका जुड़ने वाले दांडी मार्च में कितने व्यक्ति थे, तो ये आपका यहीं पर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो राजस्थान से दांडी मार्च में जुड़ने वाले व्यक्ति आपके कौन कौन माने जाते हैं। अब राजस्थान से जुड़ रही है, जो पहला आपका कौन सा, नारायण दत्त है, दूसरा कौन सा, मदन लाल चतुर्वेदी, और तीसरा आपका कौन सा, सुल्तान सिंह। तो सुल्तान सिंह था, मदन लाल चतुर्वेदी था, और आपका कौन था, नारायण दत्त। इन लोगों ने आपके दांडी मार्च से जुड़ने का कार्य किया था। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका दांडी मार्च था 78 अनुयायियों के साथ आपका ये प्रारंभ किया जाता है, और ये आपका था कि कौन सा, कि हम भारत में नमक कानून तोड़ेंगे, और नमक कानून तोड़कर आपका कौन सा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें अपन आगे बात करते हैं कि जो आपका दांडी मार्च था, इसमें आपका आदर्श वाक्य था कि अंत तक लड़ो। क्यों, यहीं पर आपके क्वेश्चन बन सकता है कि जो जो आपका मार्च था, उससे दांडी मार्च का आदर्श वाक्य यदि पूछ ले, आदर्श वाक्य, तो उसका आदर्श वाक्य ये था कि इसको अंतिम क्षण तक लड़ो, यानी अंत तक लड़ो। तो अंत तक लड़ो ये आपका कहने वाला भी कौन था, तो महात्मा गांधी। जो इसका क्या था, ये आदर्श वाक्य, दांडी मार्च का आदर्श वाक्य आपका क्या था, तो अंत तक लड़ो। तो दोस्तों ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट बन सकता है कि इसमें आपका क्वेश्चन बना ले कि जो दांडी मार्च था उसका आदर्श वाक्य आपका क्या माना गया था। तो आदर्श वाक्य इसका था कि अंत तक लड़ो। अब अंत तक लड़ेंगे, जब तक हम लड़ेंगे जब तक आपका कार्य सफल नहीं होगा, ये कहने वाला भी आपका कौन था, तो महात्मा गांधी। इसी के साथ में दूरी थी, तो दूरी वो पूछ ले, तो दूरी इसकी थी 280 किलोमीटर, यानी 376 मील, वो 240 मील की बात कर लें, और 280 किलोमीटर की हम क्या करते हैं बात। तो 200 आपका 40 इसकी यदि दूरी पूछ ले, तो दूरी में आपका यदि मील तो पूछता है, तो आपका वो कितना था, 240 मील। तो 240 मील की यात्रा वो करते हैं, और 240 मील की यात्रा के साथ में ये आपका कार्य प्रारंभ करते हैं। तो 240 मील की यात्रा करते हैं, तो 240 का आपका यदि किलोमीटर में नापते हैं, तो इसका आपका होता है कितना, 385 किलोमीटर। तो 385 किलोमीटर की यात्रा करने पर आपके महात्मा गांधी ने कौन सी यात्रा की, तो आपका दांडी मार्च है। तो आपके सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जो महात्मा गांधी का दांडी मार्च था वो नेपोलियन की पेरिस तक की यात्रा। तो नेपोलियन की पेरिस तक की यात्रा कहने वाला आपका व्यक्ति कौन था, सुभाष चंद्र बोस। तो नेपोलियन से पेरिस तक की यात्रा किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने। इससे दांडी मार्च के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गांधी का जो दांडी मार्च है वो आपका नेपोलियन की पेरिस तक की यात्रा कहा, पेरिस तक की यात्रा का। तो ये आपका होता है कि नेपोलियन ने की पेरिस तक की यात्रा कहने वाला दांडी मार्च को आपका पहला व्यक्ति कौन था, तो सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा महात्मा गांधी। दूसरा आपका था कि जो मुसोलिनी था, तो मुसोलिनी ने भी आपके दांडी मार्च के लिए कहा, और वो दांडी मार्च के लिए कहता है कौन, मुसोलिनी, और वो वाक्य था रोम मार्च से तुलना की। तो आपका जो रोम मार्च से तुलना करता कौन, मुसोलिनी। कौन, मुसोलिनी। तो ये मुसोलिनी आपका रोम मार्च से तुलना करता है, कौन, मुसोलिनी। तो मुसोलिनी ने रोम मार्च से तुलना की, रोम मार्च से तुलना। तो रोम मार्च से तुलना करने वाला आपका कौन था, मुसोलिनी। तो मुसोलिनी ने आपका रोम मार्च से तुलना की, और आपका किसने, सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की पेरिस तक की यात्रा की। तो ये जो क्रमवार आपका जो दांडी मार्च था इसके आपने क्या क्या कर रहे हैं वार्ता। तो पॉइंट टू पॉइंट आपका ये आपका देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये भी एक राष्ट्रीय भावना को लेकर आपका उजागर किया जाता है। तो आपका इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से अपन ने बात की थी, और आपका कौन सा चल रहा है, दांडी मार्च। इस दांडी मार्च में दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने आपका माही नदी को पार किया था। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया, तो गांधी जी ने जब दांडी मार्च किया तो आपका किस नदी को पार किया, तो गांधी जी ने दांडी मार्च किया, गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान किस नदी को पार किया, तो गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान आपकी नदी थी कौन सी, माही नदी, उस माही नदी को पार किया। तो माही नदी को पार किया तो किस आंदोलन है, और किस आंदोलन के तहत आपका महात्मा गांधी ने
पार किया। तो ये आपका पार किया। तो ये आपका ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी ने आपके दांडी मार्च के दौरान किस नदी को पार किया। तो ये बात आपकी मोस्टली जो फैक्ट था वो इंपोर्टेंट की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण। तो ये जो आपका दांडी मार्च था ये प्रारंभ हो जाता है और भारत में आपका सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। इसी के साथ जो अपनी बातें थी कि इस आंदोलन का विस्तार आपका कहाँ से कहाँ तक था। तो विस्तार यदि हम देखते हैं कि जो आपका सविनय विज्ञान आंदोलन इसका विस्तार आपका क्या क्या है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।